दिस इज़ थर्ड पार्ट ऑन ह्यूमन ब्लड। प्रीवियस वीडियो में हमने आरबीसी के ऊपर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन गेन किया था। इस वीडियो में हम डब्ल्यूबीसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। और ह्यूमन ब्लड एक ह्यूमन फिजियोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके 2 वीडियोस हम कंप्लीट कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। डब्ल्यूबीसीज़ को हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं और वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं। इसके भी आपको 2 नाम याद रखने हैं, जैसे हमने आरबीसीज़ में याद किया था, रेड ब्लड सेल एंड इरिथ्रोसाइट। तो यहाँ पर भी आपको डब्ल्यूबीसी के 2 नाम याद रखने हैं। डब्ल्यूबीसीज़ कलरलेस होती हैं ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। जो आरबीसीज़ है उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, इस वजह से वो रेड कलर्ड होती हैं। डब्ल्यूबीसीज़ कलरलेस होती हैं क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं प्रेजेंट होता। डब्ल्यूबीसीज़ हैं वो न्यूक्लिएटेड होती हैं। इंस्टेड जो आरबीसीज़ थी वो उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता था, ठीक है, न्यूक्लियस उसमें एब्सेंट था। यहाँ पे जो डब्ल्यूबीसीज़ है ये न्यूक्लिएटेड है, मीन्स न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और लेसर होती है नंबर में, अराउंड 6000 to 8000 पर मिलीलीटर ऑफ ब्लड। मीन्स जो आरबीसीज़ थी वो सबसे ज़्यादा एबेंडेंट सेल्स थी ब्लड में, जो डब्ल्यूबीसीज़ हैं वो लेसर इन नंबर होती हैं। देन ल्यूकोसाइट्स आर शॉर्ट लिव्ड, लाइफ स्पैन इज अराउंड 1 to 3 डेज। आरबीसीज़ का लाइफ स्पैन 120 डेज का था और ल्यूकोसाइट्स यानी वाइट ब्लड सेल्स का जो लाइफ स्पैन है वो काफ़ी कम होता है, 1 से 3 दिन के बीच में ही होता है। ये शॉर्ट लिव्ड होती हैं और ल्यूकोसाइट्स को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखते हैं कि हम इस तरह रेफरेंस लेके पढ़ेंगे तो हमें याद करने में आसानी होगी कि आरबीसीज़ में कौन से 2 नाम थे, उसका कलर किसकी वजह से था, न्यूक्लियस एब्सेंट था, और न्यूक्लियस आरबीसीज़ के फॉर्मेशन को क्या कहते थे, और आरबीसी क्या कौन सा मेन फंक्शन परफॉर्म करती है। इस तरह आप रेफरेंस लेके पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी के साथ साथ तो आपको जल्दी याद होगा। डब्ल्यूबीसीज़ का फंक्शन क्या है, ये बॉडी के इम्यून सिस्टम को एनहांस करती है, इम्यून सिस्टम में बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है। इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी क्या होती है, हमारी बॉडी की रेजिस्टेंट पावर, हमारी बॉडी की कैपेबिलिटी की बाहर से आने वाले पैथोजन से लड़ने की जो क्षमता होती है वो इम्यूनिटी होती है। तो इम्यूनिटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डब्ल्यूबीसीज़। जो आरबीसीज़ थी वो ट्रांसपोर्टेशन में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में फंक्शन अपना रोल प्ले करती थी। डब्ल्यूबीसीज़ आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो बाय द प्रोसेस ऑफ ल्यूकोपोइसिस। जैसा कि हमने पढ़ा कि डब्ल्यूबीसीज़ को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, तो वहाँ से ल्यूको वर्ड ले लिया गया और पोइसिस का मतलब मैंने बताया था फॉर्मेशन। तो ल्यूकोपोइसिस का मतलब होता है डब्ल्यूबीसी फॉर्मेशन। जब बोन मैरो से डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को हम ल्यूकोपोइसिस कहते हैं। व्हेन डब्ल्यूबीसी काउंट इंक्रीजेज, जैसा कि हमने आरबीसी में पढ़ा था कि आरबीसी का काउंट जब इंक्रीज हो जाता है उस कंडीशन को हम पॉलीसाइथीमिया कहते थे। वैसे ही जब डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ जाता है बॉडी में, इस कंडीशन को हम ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। आपको दोनों ही याद रखने हैं। और जब डब्ल्यूबीसी का काउंट डिक्रीज हो जाता है बॉडी में, नॉर्मल नंबर से डिक्रीज हो जाता है, जितना नॉर्मल नंबर अभी हमने ऊपर पढ़ा 6000 से 8000 के बीच में, उससे जब कम हो जाएगा इनका नंबर, तो इस कंडीशन को हम ल्यूकोसाइटोपेनिया कहते हैं। जैसा कि हमने इरिथ्रोसाइटोपेनिया पढ़ा था, जब आरबीसी का काउंट नॉर्मल लेवल से कम हो जाता है तो इरिथ्रोसाइटोपेनिया कहते थे उसको, क्योंकि इरिथ्रो वर्ड हमने पढ़ा था ना इरिथ्रोसाइट से, वैसे ही इरिथ्रोसाइट से इरिथ्रोसाइटोपेनिया और ल्यूकोसाइट से ल्यूकोसाइटोपेनिया, ये आपको याद रखना है। देन डब्ल्यूबीसीज़ जो हैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स ऐसी आरबीसीज़ होती हैं जिनके सरफेस पे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स और इओसिनोफिल्स। ए ग्रैन्युलोसाइट्स ऐसी आरबीसीज़ हैं जिनके पास ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट होते। एग्जाम्पल लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। मीन्स टोटल 5 तरह की डब्ल्यूबीसीज़ के बारे में हमें पढ़ना है। 3 ये हो गई, 2 ये हो गई, 5 तरह की डब्ल्यूबीसीज़ के बारे में अभी हम आगे फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट, ये 2 कैटेगरी में पूरी डब्ल्यूबीसीज़ डिवाइडेड है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखते हैं लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है। सबसे लार्जेस्ट पांचों में, ऑल ऑफ 5 लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी इज मोनोसाइट एंड द स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी इज लिम्फोसाइट। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक मैंने कितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा है कि सबसे स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। न्यूट्रोफिल्स के बारे में देखते हैं। ऐसी डब्ल्यूबीसीज जो कि एसिडिक और बेसिक दोनों ही डाई से स्टेन हो जाती हैं। स्टेन का क्या मतलब होता है, उन्हें प्रॉपरली विजिबली
देखने के लिए उन्हें स्टेन किया जाता है, अदर कुछ पर्पजेज़ के लिए उन्हें सर्टन डाई से, मीन्स डाई आती हैं सेल्स को स्टेन करने के लिए, उनसे स्टेन करके देखा जाता है। जैसे कि हमने बैक्टीरिया में पढ़ा था, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, वहाँ पे भी स्टेनिंग के पर्पज से उनका नाम रखा गया था। यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स एसिडिक और बेसिक दोनों ही डाई से स्टेन हो जाती हैं, इसीलिए इसको न्यूट्रोफिल्स कहा जाता है, मीन्स न्यूट्रल है ये, ठीक है। और फिर देखते हैं इनके बारे में। मोस्ट एबेंडेंट सेल्स होती हैं, मीन्स WBC 5 तरीके की होती हैं और पाँचों के कंपैरिजन में, मीन्स पाँचों में न्यूट्रोफिल्स सबसे ज़्यादा एबेंडेंट सेल्स होती हैं। 60 to 65% होती हैं टोटल WBC के। टोटल में जितनी भी WBCs होंगी 60 to 65% उसमें से न्यूट्रोफिल्स होती हैं। और इन WBCs का क्या काम होता है, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करती हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है, जैसे भी कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करेगा, पैथोजन क्या होता है, जितने भी बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोआ या जो कोई भी हमारी बॉडी में एंटर करता है, जर्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी को इवेंचुअली डिजीज़ करेगा या हार्मफुल इफेक्ट डालेगा, वो पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता होती है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ये WBCs प्रोवाइड करते हैं, ये न्यूट्रोफिल्स प्रोवाइड करते हैं। फिर आगे जाके लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज़ बनाएगा, ये तो काफ़ी स्लो प्रोसेस है। एंटीबॉडीज़ थोड़ा लेट से बनेंगी, फिर वो अटैक करेंगी जर्म पे, लेकिन पहला इफेक्ट जो डालेगा, जो सडन एक्शन होता है, जैसे कोई पैथोजन हमारी बॉडी में आए, जो सडन एक्शन होगा, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो देगा, वो न्यूट्रोफिल्स होती हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। फिर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन्नेट इम्यून सिस्टम, ठीक है। एक इन्नेट इम्यून सिस्टम होता है और एक अडैप्टिव इम्यून सिस्टम होता है। इन्नेट इम्यून सिस्टम जो हमें जन्मजात मिलता है, जैसे ही हम बॉर्न होते हैं वैसे ही हमारी बॉडी में ये होता है। देन इट्स फंक्शन इज टू रिमूव बैक्टीरियल एंड फंगल पैथोजेंस बाय फैगोसाइटोसिस। इसका मेन फंक्शन होता है कि ये बैक्टीरियल और फंगल पैथोजेंस को फैगोसाइटोसिस की मदद से बाहर रिमूव कर देती है बॉडी से, या किल कर देती है इवेंचुअली। देन बेसोफिल्स के बारे में देखते हैं। ये ऐसे WBCs हैं जो हमारी बॉडी को एलर्जेंस से डिफेंड करते हैं। एलर्जेंस क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी में आने के बाद एलर्जिक रिएक्शन जनरेट करते हैं, एलर्जी कॉज करते हैं। जैसे कि कुछ स्टिग्मा हो गए, पॉलन ग्रेन्स हो गए, या जिनके इंटेक से जो हम इनहेल कर जाएं तो वो एलर्जिक रिएक्शन डेवलप कर दे, एलर्जी कॉज कर दें, तो उनसे बेसोफिल हमें प्रोटेक्ट करती हैं, कुछ पैथोजन से, कुछ पैरासाइट से। पैरासाइट जो परजीवी होते हैं, दूसरे बॉडी पर रह के हमारा न्यूट्रिशन गेन कर, जैसे हेड लाइस है, वो एक्टोपैरासाइट है, बॉडी के सरफेस के ऊपर रहता है। एंडोपैरासाइट में हमारा आ जाएगा एस्कैरिस, जो कि इंटेस्टिनल पैरासाइट है, हमारे इंटेस्टाइन में रहने वाला पैरासाइट हो जाएगा ये एस्कैरिस। तो ये भी एक पैरासाइट है। ये एंडोपैरासाइट है, बॉडी के अंदर जो रहते हैं वो एंडोपैरासाइट होते हैं, बॉडी के सरफेस पे जो ऊपर रहते हैं वो एक्टोपैरासाइट, जैसे कि हेड लाइस एक्टोपैरासाइट है। तो जो पैरासाइट बॉडी के अंदर आ गए तो फिर बेसोफिल उन पे एक्ट करेगा। देन दे रिलीज हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन कुछ केमिकल्स होते हैं जो मदद देते हैं बेसोफिल को पूरी प्रॉपरली पैथोजेंस को किल करने में। एंड दे स्टेन बेसिक डाई। बेसोफिल का नाम ही रखा गया है बेसिक से, बेसोफिल आप याद रख सकते हैं कि बेसिक डाई से स्टेन होते हैं। देन इओसिनोफिल्स ऐसे होते हैं जो एसिडिक डाई से स्टेन होते हैं, और ये पैथोजेंस को अल्टीमेटली सभी WBCs का एक कॉमन फंक्शन है कि वो पैथोजेंस को किल करेगी। तो ये आप किसी में भी लिख सकते हैं कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई को और जो है किल करेगी और इन्फ्लेमेशन को बूस्ट करेगी। लिम्फोसाइट्स के बारे में देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इम्यून सिस्टम में। सबसे ज़्यादा इसेंशियल रोल जो है वो लिम्फोसाइट्स का ही होता है, रैदर देन जो न्यूट्रोफिल्स है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमें प्रोवाइड कर रही हैं, बट लिम्फोसाइट्स का जो फंक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जो फॉरेन एंटीजन बाहर से आ रहे हैं, एंटीजन क्या होता है, अभी हम पैथोजन वर्ड यूज़ कर रहे थे, बाहर से आने वाले जितने भी जर्म्स होते हैं ना, उनको हम पैथोजन भी कह सकते हैं और उनको हम एंटीजन भी कह सकते हैं। एंटीजन कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई वायरस हो सकता है। ये जो पॉलन ग्रेन्स की अभी हम बात कर रहे थे कि हमें एलर्जी हो सकती है पॉलन ग्रेन्स को जब हम इनहेल कर लेंगे, तो वो पॉलन ग्रेन्स भी आ जाएंगे एंटीजन में ही। या बैक्टीरिया का कोई छोटा सा पार्ट है, अगर वो बॉडी में आ रहा है और इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है तो वो भी एंटीजन में ही आ जाएगा। तो एंटीजन आप समझ गए, बट मैं फिर भी एंटीजन और एंटीबॉडी पे सेपरेटली वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम डीपली अच्छे से नॉलेज गेन कर पाएंगे। तो एंटीजन ये हो गए, फॉरेन एंटीजन हमारी बॉडी में आएंगे तो एंटीबॉडीज़ फॉर्म होती हैं, और वही एंटीबॉडीज़ उसको चारों तरफ से घेर लेती हैं और फिर उसको अल्टीमेटली किल कर देती हैं, फाइट करती हैं उससे। दो तरह के लिम्फोसाइट्स होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट होता है और एक टी लिम्फोसाइट होता है।
जो बी लिम्फोसाइट होता है, इसका नाम बी इस वजह से है बिकॉज इसकी जो मैच्योरेशन है ये बोन मैरो में होती है। मैच्योरेशन मतलब पूरी तरह से इसकी डेवलपमेंट बोन मैरो में होती है। टी लिम्फोसाइट है, इसकी मैच्योरेशन थाइमस ग्लैंड में होती है। थाइमस ग्लैंड में इसकी जो मैच्योरेशन होती है, इस वजह से इसका जो है टी वर्ड इसको दिया गया है, टी लिम्फोसाइट। जो बी लिम्फोसाइट होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है, बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करती हैं। जो टी लिम्फोसाइट है ये हेल्पर टी सेल्स होती हैं, जो कि हेल्पर T4 है, हेल्पर T8 है, आगे और इसमें डिविजन्स होते हैं। ये मदद करती हैं और एंटीबॉडीज़ को स्टिमुलेट करती हैं, न्यूट्रोफिल्स को, बाकी WBCs को सिग्नल करती हैं कि पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर कर गया है, उनको एक्यूमुलेट करती हैं। मीन्स इनका काम जो है कंपेन करने का है, ठीक है। जो बी सेल्स होती है, बी लिम्फोसाइट, ये एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करती है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बी सेल्स मेक एंटीबॉडीज़, टी सेल्स कंट्रोल बॉडीज़ इम्यून सिस्टम। ये मैंने बताया कि जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं, बी वो एंटीबॉडीज़ बनाती हैं, एंटीबॉडीज़ को हम AB लिख सकते हैं। और जो टी सेल्स होती हैं, ये हमारे बॉडी को इम्यून सिस्टम को इन्हांस करती हैं, बूस्ट अप करती हैं। एंड अटैक किल इन्फेक्टेड सेल, जितने भी इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं उनको अटैक करती हैं, उनको रिमूव करती जाती हैं बॉडी से। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, एक तरह की प्रोटीन्स होती है या फॉरेन से जो एंटीजेंस आ रहे हैं उनको सराउंड करके उनको किल करने का काम करती हैं, उनको टारगेट करती हैं। और यही एंटीजेंस जो होते हैं जब ये बॉडी में एंटर करते हैं तो एंटीबॉडीज़ जनरेशन को स्टिमुलेट करते हैं, एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट हो जाएंगी। एंटीबॉडीज़ 5 तरीके की होती हैं। एंटीबॉडीज़ को एक और नाम से हम जानते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन नाम से जानते हैं। एंटीबॉडीज़ एक तरह की प्रोटीन्स होती हैं, इस वजह से इन्हें इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं। 5 तरीके की होती हैं, IgA, IgE, IgG, IgM और IgD। एंटीबॉडीज़ के ऊपर मैं सेपरेटली वीडियो बनाऊंगी, उसमें हमें पांचों तरह के जो 5 तरह के एंटीबॉडीज़ हैं इनके बारे में, इनका स्ट्रक्चर, इनके स्पेसिफिक फंक्शंस, ये सभी चीज़ें हम पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। लाइक द वीडियो। थैंक यू।